अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप सारे बच्चे खैरियत से होंगे और अपना वक्त जो है उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे होंगे और अपनी हेल्थ का, वेलनेस का वो भी ख्याल रख रहे होंगे। दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आपको बार बार बात बताई जा रही है, समझाई जा रही है, कही जा रही है, वो ये, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने बेहतरीन अंदाज में क्या करना है, इस वक्त को यूटिलाइज़ करना है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। स्टडीज़ पे फोकस करें, अपने आप को अप्लाई करें, एप्लीकेशन अपनी बेहतर करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इनके बगैर जो है वो वैसे भी इन जनरल भी सक्सेस आपको नहीं मिलती, लेकिन इस टाइम पे ये जो हमारा एक सोशल डिस्टेंसिंग का टाइम है, बिलीव मी कि इसमें जो डिफाइनिंग फैक्टर होगा ना वो यही होगा, या वो इसमें सारे में कौन से बच्चे वो होंगे जो आगे जाएंगे, जो ऊपर जाएंगे, जो निकल जाएंगे, दूसरों से आगे बढ़ जाएंगे, वो वाले बच्चे होंगे जो इस टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। सो इस टाइम के अकॉर्डिंगली एक कामयाब बच्चे में और एक नाकाम बच्चे में फ़र्क ही सिर्फ ये रहेगा। क्या फ़र्क रहेगा? दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ एप्लीकेशन, दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ फोकस। जो बेहतर फोकस कर लेगा, जो बेहतर अप्लाई कर लेगा अपने आप को, वो आगे निकल जाएगा, और जो अप्लाई नहीं कर सकेगा वो क्या होगा? ही विल बी लेफ्ट वे बिहाइंड। सो इस तरह से आपने जो है इस वक्त को अप्रोच करना है, और इंशाल्लाह हम इसको बेहतरीन अंदाज में जो है वो यूटिलाइज़ करेंगे। आई बिलीव इन ऑल ऑफ़ यू। आप सब बच्चों पे एक मुझे भरोसा और एतमाद है कि आप सारे बच्चे जो है उसको बड़ी फिटिंगली इस टाइम को जो है वो यूटिलाइज़ करेंगे। आज इम्पॉर्टेंट डे इसलिए है कि आज हम दोबारा से जो अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं उनकी तरफ जो है वो पलट रहे हैं, और ये शॉर्ट स्टोरी जो है विलियम कार्लोस विलियम, दैट इज़ द ऑथर ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी। और बड़ी मज़े की स्टोरी है, आपको मज़ा आएगा पढ़ के, इसलिए कि इसमें हमारे एक ऐसी कहानी बयान की गई, आप यूँ कहें एक ऐसी कहानी बयान की गई है जिसमें से हम बचपन में जिस कहानी से हम सभी बचपन में गुजरे होते हैं, या आप यूँ कह लें कि ये कहानी जो विलियम कार्लोस विलियम ने बयान की है, दैट इज़ द स्टोरी ऑफ एवरी वन ऑफ अस, कि ये हम में से हर एक की कहानी है बेसिकली। इट इज़ द स्टोरी ऑफ एवरी वन। और स्टोरी क्या है? स्टोरी मेन कैरेक्टर्स अगर आप डिस्कस करें तो इसमें ऑथर खुद है, विलियम कार्लोस विलियम है, ही इज़ द ऑथर, इज़ अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। और आपको एक मज़े की बात ये भी साथ बता दूं कि ये हकीकी ज़िंदगी में भी डॉक्टर ही था। सो मोस्ट प्रोबेबली ये जो वाक़या उसने यहाँ बयान की है, ये उसकी ज़िंदगी का ट्रू इंसिडेंट है, ये उसकी ज़िंदगी का सच्चा वाक़या है, क्योंकि जो कुछ उसने यहाँ डिस्क्राइब किया है, जो कुछ उसने यहाँ बयान किया है, वो एक डॉक्टर ही इस तरह से जो है वो चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकता है। कोई ऐसा बंदा जो मेडिकल प्रोफेशन से कनेक्टेड नहीं है, उसके लिए शायद बीमारियों को और बच्चे की कैफियत को और वो सारी सिनेरियो को उस तरह से डिपिक्ट करना मुमकिन ही नहीं है। सो दैट इज़ अ ट्रू इंसिडेंट ऑफ विलियम कार्लोस विलियम्स लाइफ, ठीक है। और उसने उसी इंसिडेंट को जो है वो बयान किया है। इसके कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो ये बड़ा ही प्रोफेशनल आदमी है, लेकिन साथ ही साथ जो है वो हम देखते हैं कि कहीं कहीं इमोशनल भी है। जिस बाती किस्म का डॉक्टर है, होता है ना, मतलब बाज़ डॉक्टर जो है वो आपको शक्ल ही से बड़े सड़ियल लग रहे होते हैं, बड़े सड़ू किस्म के लग रहे होते हैं, तो ये भी समहाउ
थोड़ा बहुत ही इसमें एलिमेंट जो है वो एंगर का या इमोशंस का जो है वो मौजूद है। और इससे ज़्यादा जो है हमें इसके बारे में जनरली स्पीकिंग जनरली इज़ वेरी पोलाइट, ठीक है, आम तौर पर अमूमन ये बड़ा पोलाइट नेचर का आदमी है। दूसरा अहम कैरेक्टर जो है इसमें दैट इज़ मैथिल्डा। ये कहानी का आप कह लें कि सबसे ज़्यादा अहम किरदार है। ये क्या है जी, शी इज़ अ young girl, स्कूल गोइंग है, स्कूल जाने वाली जो है ये बच्ची है और probably suffering from डिफ्थीरिया, खुरनाक गले का एक मर्ज़ होता है, उससे शायद जो है ये बीमार है कैसी, बड़ी खूबसूरत बच्ची है, छोटी सी, बड़ी नन्ही मुन्नी सी, क्यूट सी, ब्यूटीफुल है, बट वेरी स्ट्रॉन्ग। खूबसूरत तो है लेकिन बड़ी हट्टी कट्टी है। उसके बारे में वो खुद कहते हैं कि एज स्ट्रॉन्ग एज अ हाइफर, एक जैसे बछड़ा नहीं होता, बछिया, ठीक है, उस तरह की उसकी अपीयरेंस है। असल जो चीज़ है जो इस कहानी में आपको बार बार नज़र आएगी दैट इज़ कि वो क्या है, स्टबर्न है, ढीठ है, बात ही नहीं सुनती। और यही जो स्टबर्ननेस है यही एक्चुअली इस स्टोरी की बनेगी, क्या लें कि हेडलाइन बनेगी। ये जो इसका ज़िद्दीपन है वही इस स्टोरी को सारे का सारा जो है वो मैन्युफैक्चर करेगा। अब हम बात करते हैं कि जो स्टोरी है थीम या उसका जो प्लॉट है वो क्या है। प्लॉट ये है कि मैथिल्डा इज इल, बीमार है, काफ़ी कुछ दिनों से जो है वो बीमार है। पेरेंट्स कॉल फॉर अ डॉक्टर। उसके जो माँ बाप हैं वो क्या करते हैं, एक डॉक्टर को जो है वो बुलाते हैं और उससे आके कहते हैं कि आप हमारी बेटी को जो है वो क्या करें, एग्जामिन करें, आप हमारी बेटी को आके देखें। अब मैथिल्डा क्या करती है, मैथिल्डा इज fearful of the डॉक्टर। वो डॉक्टर से या बीमारी से डरी हुई है और हम सभी डरते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इट इज़ अ स्टोरी ऑफ एवरी वन ऑफ अस, कि हम में से हर एक की ये कहानी है, ठीक है, कि हम बचपन में क्या करते हैं, डॉक्टर हमारे लिए इट्स अ सिंबल ऑफ टेरर, इट्स अ सिंबल ऑफ फियर, कि हमारे लिए एक खौफ की अलामत होता है डॉक्टर। तो ये भी वैसी बच्ची है जो कि फियरफुल है डॉक्टर से भी, और डॉक्टर के साथ साथ बल्कि यूँ भी कहना चाहिए एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिजीज़, कि वो इस बात से भी ज़रा खौफज़दा है कि अगर मेरी बीमारी का पता चल गया तो फिर मेरे लिए जो है पता नहीं हालात क्या होंगे, मुझे हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा, या जिस तरह के हम देखते हैं कि बच्चों में अक्सर इस तरह के फियर्स जो है वो पाए जाते हैं कि पता नहीं अगर ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, मुझे हॉस्पिटल ले जाएंगे, इंजेक्शंस लगेंगे, और मल्टीपल किस्म के फियर्स जो हैं वो होते हैं। ये चूँकि डरी होती है
तो ये क्या करती है, मैथिल्डा डज नॉट अलाउ द डॉक्टर टू एग्जामिन हर। वो उसको अलाउ ही नहीं करती, मुंह ही नहीं खोलती, ठीक है। उसने उसके हलक का मुआयना करना होता है, ठीक है, उसके टॉन्सिल्स देखने होते हैं, और लेकिन वो क्या करती है, मुंह खोलती ही नहीं है। बड़ा उसको लाड प्यार से भी कहता है, बड़ा उसको आराम से भी कहता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि मैथिल्डा क्या है, स्टबर्न किस्म की बच्ची है, ज़िद्दी किस्म की, हट धर्म किस्म की बच्ची है, ठीक है। तो यहीं से जो है, फ्रॉम हियर द बैटल बिगिंस। यहीं से फिर उनकी असल लड़ाई जो है वो यहाँ से शुरू होती है कि डॉक्टर एग्ज़ामिन करना चाहता है, मैथिल्डा जो है उसको एग्ज़ामिन नहीं करने देती। बीच में पेरेंट्स का रोल आता है, उसकी माँ का रोल आता है, वो अपना एक बीच में परेशानी क्रिएट कर देती है, इंटरफेयर करना शुरू कर देती है, इंटरप्ट करना शुरू कर देती है। एज अ रिज़ल्ट फिर क्या होता है कि ये बैटल जो है, ये जो उनकी लड़ाई है डॉक्टर और मैथिल्डा की, लड़ाई तो नहीं लेकिन वो जो एक टसल चल रही होती है, एक जो फाइट उनकी चल रही है कि उसने, वो कहता है कि मैंने मुआयना करना है इसका डेफिनेटली, बिकॉज शी इज़ इन सीरियस डेंजर, वो बड़े ख़तरनाक हालात से गुजर रही है, तो वो कहता है कि इसका मुआयना डेफिनेटली होना चाहिए। और मैथिल्डा कहती है कि नहीं, मैं आपको ये मुआयना नहीं करने दूँगी। तो फाइनली फिर डॉक्टर उसको एग्ज़ामिन कर पाता है या नहीं कर पाता, ये हम इंशाल्लाह स्टोरी पढ़ेंगे तो फिर देखेंगे। दूसरी एक और चीज़ आपको आज के लिए बता दूं कि आज से ऑनवर्ड हम डेली बेसिस पे अपनी एक जो फॉर्म ऑफ वर्ब की एक्सरसाइज है वो भी किया करेंगे। सो उसके लिए भी मेंटली रेडी रहिएगा, क्योंकि हमने स्टोरीज़ कर ली, हमने अपने लेटर्स सारे के सारे कर लिए। अब हम जो है वो डेली एक फॉर्म ऑफ वर्ब की एक्सरसाइज जो है वो करेंगे। 2 हम ऑलरेडी कर चुके, तो उससे ऑनवर्ड जो है हमने 9 मज़ीद अपनी जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं वो करनी है। सो उसको हम जो है वो आज से स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, अब हमें पता है, अगर आपको याद हो जो हम पीछे सीन कर रहे थे कि यहाँ हम क्या करते थे, यहाँ हम करते थे उनके मानी, इधर हम करते थे सिनोनिम्स, और लास्ट पे हम करते थे अपना ग्रामर वर्क। सो इसी तरह से आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसलिए कि हमने ऑलरेडी इसका इंट्रो भी देना था। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटे। प्लीज़ कम डाउन एज सून एज यू कैन, कि बराए मेहरबानी जिस कदर जल्दी मुमकिन हो आ जाइए। माई डॉटर इज़ वेरी सिक, मेरी बेटी बहुत बीमार है। अब ये उसके पेरेंट्स की कॉल उसे आई है डॉक्टर को, और वो उसे बता रहे हैं, यहाँ से वो अपनी कहानी बेसिकली शुरू कर रहा है। व्हेन ही अराइव्ड, जब मैं वहाँ पहुँचा, आई वॉज मेट, बल्कि ऊपर एज सून एज, इसको ज़रा हाईलाइट कर लें। मैंने पहले भी बताया था कि एज विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय एज। इनको हम कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। मैं लिख भी देता हूँ। कोरिलेटिव कंजंक्शंस वो होते हैं जो हमेशा इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं। मसलन इसमें एज है, इसके अलावा सच एज है,
इसके बाद सेम के बाद दैट है, इसके बाद इसी तरह ईदर के बाद और है, नीदर के बाद नॉर है। ये सारे के सारे जो हैं all of them are correlative conjunctions। इसलिए इनको हम क्या करते हैं, कोरिलेटिव का मतलब ही ये है कि ये क्या हैं, ये आपस में रिलेटेड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए हम इनको क्या यूज़ करते हैं, वी ऑलवेज यूज़ देम इन अ कॉम्बिनेशन। तो as will be followed by as, such will be followed by as, same will be followed by that, either will be followed by or, and neither will be followed by nor। Please come down as soon as you can, कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके आप आ जाइए। My daughter is very sick, मेरी बेटी बहुत बीमार है। When I arrived, जब मैं वहाँ पहुँचा, I was met by the mother, मेरी मुलाकात माँ से हुई। A big startled looking woman, startled कहते हैं उर्दू में, हम इसको कहते हैं खौफजदा, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं fearful, terrified, horrified। इस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको यूज़ करते हैं। When I arrived, I was met by the mother, a big startled looking woman। अब यहाँ पर big का मतलब बड़ी नहीं होगा, यहाँ पर big का मतलब होगा, big का मतलब हम यहाँ पर करेंगे big का मतलब होगा भारी भरकम। When I arrived, जब मैं वहाँ पहुँचा, I was met by the mother, a big startled looking woman। कहते हैं जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरी मुलाकात वालिदा से हुई, जो कि एक भारी भरकम और परेशान दिखने वाली खातून थी। Very clean and apologetic, माजरत ख्वाहाना रवैया। मैं लिख देता हूँ, माजरत ख्वाहाना रवैये वाली। क्लीन कहते हैं साफ़ सुथरी की बजाय आप यहाँ यूज़ करेंगे, क्लीन का मतलब होगा नफीस, शाइस्ता। ठीक है जी। When I arrived, कहते कि जब मैं वहाँ पहुँचा, I was met by the mother, a big startled looking woman, very clean and apologetic, who merely said, merely just, जिसने महज इतना कहा। अब इस पूरी लाइन का तर्जुमा कर रहा हूँ कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरी मुलाकात वालिदा से हुई, जो कि भारी भरकम, खौफजदा दिखाई देने वाली, इंतहाई नफीस और माजरत ख्वाहाना रवैये वाली खातून थी, जिसने महज इतना कहा। रिपीट कर रहा हूँ, लंबा सेंटेंस है इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। कहते कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरी मुलाकात वालिदा से हुई, जो कि एक भारी भरकम, हवास बाख्ता दिखने वाली या परेशान दिखने वाली, खौफजदा दिखने वाली, क्लीन कहते हैं नफीस, खौफजदा दिखने वाली एक नफीस और माजरत ख्वाहाना रवैये वाली खातून थी। हुमे अली सेड, जिसने महज इतना कहा, इज़ दिस द डॉक्टर, क्या आप डॉक्टर हैं, एंड लेट मी इन, और मुझे अंदर आने दिया। अब इस पे पहले भी हम कर चुके कि लेट के बाद क्या लगता है, हमने अगर याद हो तो लेट के बाद लगेगा ऑब्जेक्टिव केस, जैसे उसने यहाँ किया है लेट मी इन, एंड लेट मी इन, और मुझे अंदर आने की इजाज़त दी। शी एडेड, उसने अपनी बात में इजाफ़ा किया,
यू मस्ट एक्सक्यूज अस डॉक्टर, कहते हैं कि डॉक्टर माफ़ कीजिएगा। एक्सक्यूज, पार्डन, आप मैं लिख भी देता हूँ इधर, एक्सक्यूज, पार्डन, यू मस्ट एक्सक्यूज अस डॉक्टर, कहते हैं कि डॉक्टर माफ़ कीजिएगा। वी हैव हर इन द किचन, हमने उसे किचन में बैठा रखा है। वेयर इट इज़ वार्म, जहाँ कदरे गर्मी है। इट इज़ वेरी डैम्प हेयर समटाइम्स, डैम्प कहते हैं नमालूद, नमी, कहते हैं कि यहाँ बाज़ औक़ात बहुत नमी हो जाती है। ठीक है बेटे, आज के लिए हम इसका यही पैसेज जो है वो पढ़ेंगे, कल से फिर ऑनवर्ड इसको स्टार्ट करेंगे। अब ज़रा जल्दी से आ जाएं पेयर ऑफ वर्ड्स पर, और हमारी जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं पेज नंबर 379 है आपके नोट्स का। एक्सरसाइज नंबर 3 हम करने जा रहे हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी 2 एक्सरसाइजेज जो हैं वो कर चुके हैं। अब ज़रा देखते जाइएगा, मैं कोशिश करूँगा, मैं इधर लिख भी देता हूँ उसको, बल्कि फॉर्म ऑफ वर्ब्स एक्सरसाइज 3। ठीक है, कोशिश यही होगी कि आपके साथ कीवर्ड्स शेयर भी करता जाऊं, ताकि अगर आप बोलने में कहीं मिस हो जाए तो आप उसको देख लें। ही ब्लैंक द एग्जामिनेशन बाय नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, तो अब आप देखें कि हम क्या यूज़ करेंगे, ही। अब बाय नेक्स्ट ईयर इसमें कीवर्ड है। What is the key word? That is by next year. तो by next year जो है हम कह रहे हैं कि उस वक्त तक ये काम हो गया होगा। कि अगर सिंपल by next year ना आता, सिर्फ खाली next year आता, तो फिर हम क्या कहते, he will take। लेकिन by next year ये क्या कह रहे हैं, कंडीशन को उस वक्त तक ये काम हो चुका होगा, तो इट इज़ फ्यूचर परफेक्ट। सो हम ऑप्शन क्या चूज़ करेंगे, ऑप्शन हम चूज़ करेंगे ऑप्शन, मैं उधर आगे ही लिख देता हूँ, ये बाद में फिर हम 9, 10 बाद में लिख लें, ताकि मैं साथ आपके ऑप्शंस भी शेयर करता जाऊँ आपको। इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी ऑप्शन डी। ही विल हैव टेकन द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, कि जब तक अगला साल होगा वो क्या करेगा, इम्तहान दे चुका होगा। ही कम टू अस टुमारो, अब देखें, अब सिंपल फ्यूचर की बात हो रही है। सिंपल किसकी बात हो रही है, फ्यूचर की। अब कंडीशन नहीं है, तो यहां पर क्या आएगा, ही विल कम टू अस टुमारो। नेक्स्ट देखें जी, इट रेन कंटिन्यूसली फॉर 4 days। अब इसमें क्या आ गया, असल कीवर्ड हमारा क्या आया कि 4 दिन से कोई काम मुसलसल हो रहा है, तो इट मीन्स ये क्या होगा, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। अब परफेक्ट कॉन्टीन्यूस ऊपर, सॉरी मैंने गलती से परफेक्ट ऊपर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस कह दिया था, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस नहीं था, वो फ्यूचर परफेक्ट था बाय नेक्स्ट ईयर वाला। अब आगे देखें जी, 4 दिन से बारिश हो रही है, इट मीन्स कि कंटिन्यूसली, हमें टाइम भी बता दिया फॉर 4 days और बारिश हो भी रही है, तो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस होगा। अब देखें, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस एक चीज़ याद रखें कि वो आपको 3 में से एक ही ऑप्शन देगा। 3 होते हैं ना परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, तो वो 3 में से एक ही ऑप्शन देगा। अनटिल एंड अनलेस कि उसने कोई बहुत ही कैटेगोरिकली कोई चीज़ मेंशन नहीं कर दी, तो अदरवाइज वो क्या करेगा, 3 में से एक ही ऑप्शन देगा। अब परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के देखें, यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, एंड दैट इज ऑप्शन ए। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 4 days। नेक्स्ट देखें नंबर 4 पे, यस्टरडे। ठीक है, अब ये देखें, इसमें हमारा कीवर्ड क्या है,
yesterday। और हमने कहा था कि पास्ट टाइम जब भी आ जाएगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। तो क्या करेंगे जी, yesterday she beat her son with a rod। आगे देखें जी, what you do all the morning। अब all the morning इसमें इंपॉर्टेंट है। ऑल द मॉर्निंग मीन्स क्या है, ऑल द मॉर्निंग का मतलब है कि आपने सुबह से लेकर जो है वो अब तक क्या किया है, सुबह से लेकर जो है वो अब तक आपकी एक्टिविटी जो है वो क्या थी। सो इसमें आप देखें कि ऑल द मॉर्निंग क्या शो कर है, टाइम को सुबह से लेकर अब तक, तो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस ही आएगा। अब परफेक्ट कॉन्टीन्यूस यहाँ पे दो ही उसने दिए हुए, यू हैव बीन डूइंग और हैव यू बीन डूइंग। तो इसमें चूंकि क्वेश्चन वर्ड है व्हाट, पहले सवाल किया जा रहा है, तो इसलिए हम ऑप्शन कौन सी चूज करेंगे, वी विल चूज ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए जी, वी स्टार्ट डिनर व्हेन आवर फादर केम होम। अब ये दो चीज़ें जो है वो हो चुकी हैं कि जब मेरे वालिद घर आए तो हमने क्या किया था, खाना शुरू कर दिया। एक पास्ट में तो दूसरा क्या होगा, पास्ट केम होम। इसमें मेन चीज़ है कि ये क्या, और उससे भी पहले कोई काम हो गया हुआ है तो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट। तो क्या करेंगे, वी हैड स्टार्टेड डिनर। देन नंबर 7 पे जाएं जी, वी गो ऑन अ पिकनिक टुमारो। टुमारो जो है ये फ्यूचर को शो करता है। अब फ्यूचर का हमारे पास विल हैव गॉन है, लेकिन वो हम कब यूज़ करते हैं, जब कोई कंडीशन हो। तो फ्यूचर का हमारे पास परफेक्ट विल गो जो है वो मौजूद नहीं है। तो जब विल गो मौजूद नहीं होता, ठीक है, तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं, फ्यूचर के लिए ख़ास तौर पे बता रहा हूँ, फिर हम क्या यूज़ करते हैं, इज़। नियर फ्यूचर के लिए हम इज़ यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ आई एम गोइंग टू लाहौर इन अ मोमेंट, कि मैं थोड़ी देर तक लाहौर अभी गया नहीं हूँ, जाने है, फ्यूचर है। लेकिन नियर फ्यूचर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो जब एग्जैक्ट फ्यूचर अवेलेबल ना हो तो उसकी नियरेस्ट ऑप्शन क्या बनेगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पर क्या होगा जी, टुमारो है और कोई ऑप्शन और अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, वी आर गोइंग। नेक्स्ट देखें जी, 2 and 2 मेक 4। ऑब्वियसली दो आ गए, जैसे हम कहते हैं हिरा एंड सारा। तो हिरा एंड सारा दो होगी, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्लूरल यूज़ करते हैं। तो नंबर 8 में हम क्या यूज़ करेंगे, चूँकि इसमें एंड आ गया, दो लोग हो गए, तो प्लूरल वर्ब यूज़ होगा। प्लूरल क्या होता है, मेक, मेक्स नहीं होता, और मेक यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है। इसके बाद मैं ऊपर वाली दो ऑप्शंस जो है वो इरेज कर रहा हूँ। नंबर 9 और 10 हम देखते हैं, द रिवर रावी फ्लो बिसाइड लाहौर। अब जो रिवर रावी है ये कोई एक वक्त में नहीं फ्लो कर रहा, इट इज़ फ्लोइंग कॉन्टीन्यूसली, मुसलसल जो है ये चलता जा रहा है। तो क्या है, ये हैबिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम ये रूटीन है उसकी, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम ऑप्शन चूज करेंगे, ऑप्शन बी, फ्लोज। देन वुड फ्लोट ऑन वाटर वाइल आयरन सिंक्स। अब यहाँ भी क्या है, रूटीन है, प्रैक्टिस है, एक यहाँ से भी कर सकते हैं, और वाइल के पैरेलल हम क्या यूज़ करते हैं, सेम जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो यूज़ करते हैं। तो वहाँ सिंक्स है, तो यहाँ भी क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस। तो फर्स्ट फॉर्म प्लस एस क्या है यहाँ पर, दैट इज़ ओनली बी, दैट इज़ फ्लोट्स। ठीक है बेटे, इसके साथ ही हम आज का अपना ये जो लेक्चर है इसको वाइंड अप करते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है बतानी, वो ये कि फॉर्म ऑफ वर्ब्स में आपने इंतहाई फोकस्ड होकर पढ़ना है। वजह उसकी क्या है, वजह उसकी सिंपल सी है
कि ये 5 नंबर वो हैं जो आपके MCQs के नंबर हैं, और MCQs में नंबर लूज़ करना, आई फील, ये मेरी अपनी परसेप्शन है कि इट इज़ अ क्राइम। क्योंकि देखिए दुनिया का ये वो वाहिद इम्तहान है जिसमें आपको सवाल भी दिया हुआ है और जवाब भी दिया हुआ है। नॉर्मली इम्तहान क्या होता है कि सवाल दिया हुआ है, जवाब आपने देना है, यू विल हैव टू क्रिएट द आंसर। बट दिस इज़ यूनिक सॉर्ट ऑफ एन एग्ज़ाम। ये एक मुख्तलिफ मुनफरद तरह का इम्तहान है जिसमें आपको सवाल भी दिया होता है और जवाब भी दिया होता है। आपको जवाब क्रिएट नहीं करना होता, यू जस्ट हैव टू चूज़ द राइट आंसर। आपको सही जवाब सिर्फ क्या करना होता है, मुंतखब करना होता है। सो अगर आप सही जवाब और उसमें भी सही जवाब मुंतखब करने के हवाले से भी आपको उसमें हिंट्स और आपको उसमें जो क्लूज़ हैं वो अवेलेबल होते हैं। सो अगर वो क्लूज़ वो हिंट्स होते हुए भी आप सही जवाब मुंतखब ना करें तो देन इट इज़ श्योरली आई शुड से कि इट इज़ एन अलार्मिंग थिंग। फिर हमारे लिए जो है ये मसला है, और हमने इन 5 नंबर में से 5 के 5 नंबर लेने हैं, तभी हम वो टॉप पोजीशन जिसके लिए हम सब फाइट करते हैं, ठीक है, वो टॉप पोजीशन टॉप रैंक हम तभी अचीव कर सकेंगे जब हम ये सारी चीज़ें अप टू द मार्क रखें और इन चीज़ों में नंबर लूज़ ना करें। सो आई डू होप कि आप इस पर जो है वो फोकस रहेंगे, बड़े तसल्ली से ध्यान से इन चीज़ों को करेंगे सो दैट कि हम 5 में से 5 नंबर ले सकें। ठीक है बेटे, कल इंशाल्लाह आप बच्चों से जो है वो मुलाकात होगी। टिल देन आप सब बच्चों के लिए बहुत सी दुआएं, खुश रहें, जीते रहें।